कर रहा था, पर मन में थोड़ा डर भी था कि कहीं ये मुझे आजमाने के लिए कोई चाल तो नहीं है। जब ससुर जी ने देखा कि मैं चुपचाप खड़ा हूँ, तो वे दोबारा बोले, क्या हुआ बेटा? एक धोखेबाज औरत पर हाथ उठाने में भी डर रहे हो क्या? क्या तुम्हारे अंदर का मर्द अभी जागा नहीं? जब उन्होंने खुद आगे बढ़कर ये बात कह दी, तो फिर मैंने भी ज्यादा नहीं सोचा। मैंने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से महिमा के गाल पर एक सनसनाती हुई झापड़ जड़ दी। उस थप्पड़ की गूंज पूरे वार्ड में काफी देर तक गूंजती रही। ये देखकर ससुर जी के चेहरे पर थोड़ा सा सुकून आया। उन्होंने खुद मजबूर करके मुझसे अपनी बेटी को पिटवाया था। वे असल में ये चाहते थे कि मेरे दिल के अंदर दबा हुआ सारा गुस्सा और नफरत एक ही बार में बाहर निकल आए, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से इस टूटती हुई शादी को बचाया जा सकता था। महिमा को भले ही एक बहुत जोरदार तमाचा पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो मन ही मन खुश थी। उसका मानना था कि अगर मैंने उस पर हाथ उठाया है, तो इसका मतलब साफ है कि उसे माफी मिलने की उम्मीद अभी बाकी है। ससुर जी ने कहा, एक और मारो। मैंने बिना देर किए अपना हाथ घुमाया और एक और करारा तमाचा उसके दूसरे गाल पर भी जड़ दिया। ससुर जी फिर बोले, मारते रहो। लेकिन इस बार मैंने अपने हाथ रोक लिए। महिमा के दोनों गाल पूरी तरह सूज चुके थे। मैंने उसकी हालत देखकर ससुर जी से गुजारिश की, पापा अब रहने दीजिए, जो होना था वो हो गया, अब आप अपना गुस्सा शांत कीजिए, तबीयत बिगड़ जाएगी। ससुर जी ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया और ठंडी सांस लेकर बोले, ठीक है, जब दामाद बाबू खुद ही सिफारिश कर रहे हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। इसे यहाँ से ले जाओ, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब तुम दोनों के बीच जो कुछ भी है उसका फैसला तुम खुद करो, चाहे तलाक लो या साथ रहो, हमारा कोई दखल नहीं होगा और न ही हम कोई शिकायत करेंगे। मैंने कुछ बोलने के अपना मुंह खोला, पर फिर कुछ न कहना ही ठीक समझा। मैंने बस इतना कहा, ठीक है पापा, आप आराम कीजिए, कोई भी जरूरत हो तो मुझे तुरंत फोन कीजिएगा। इतना कहकर मैं महिमा को साथ लेकर वार्ड से बाहर आ गया। महिमा मेरे पीछे पीछे बिल्कुल एक सीधे साधे बच्चे की तरह चुपचाप चल रही थी। मैंने उसके दोनों सूजे हुए गालों को देखा और अपना हाथ धीरे से वहां रखते हुए पूछा, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? महिमा की आंखें डबडबा गईं। उसने ना में सिर हिलाया। मैंने कहा, मेरे साथ आओ, पहले इस पर दवाई लगवा लेते हैं। इसके बाद मैं उसे लेकर एक डॉक्टर के पास गया ताकि उसकी चोट पर पट्टी की जा सके। मैं बस उस बेहाल और टूटी हुई महिमा को देखता रहा और मैंने कहा, अब जब अस्पताल आ ही गए हैं तो एक काम करो, अपना पूरा बॉडी चेकअप भी करवा लो। महिमा ने मेरी तरफ देखा। वो समझ चुकी थी कि इस वक्त मेरी किसी भी बात को टालना नामुमकिन है। उसने बिना कोई नखरा दिखाए मेरी बात मानी और सारे टेस्ट करवा लिए। असल में महिमा भी इन रिपोर्ट्स के जरिए मुझे ये यकीन दिलाना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। जब सारी टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो मैंने बस ऊपर ऊपर से उन पन्नों को पलटा और फिर उन्हें महिमा की तरफ फेंकते हुए कहा, चलो घर चलें। रिपोर्ट्स नॉर्मल देखकर महिमा के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई और वो बड़ी खुशी खुशी मेरे पीछे पीछे चलती। पहले जब भी हम दोनों साथ चलते थे तो या तो कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे या फिर महिमा मुझसे 2 कदम आगे रहती थी, लेकिन आज वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। साफ था कि अब इस घर में हमारी हैसियत और रुतबा पूरी तरह बदल चुका था। घर पहुंचते ही मैं सीधे सोफे पर बैठ गया और अपना इस्तीफा लिखने लगा। आखिर इस नौकरी में मुझे अक्सर टूर पर बाहर रहना पड़ता था और जब मैं घर पर ही नहीं रहूंगा तो अपनी पत्नी के साथ इस बिगड़ते रिश्ते को कैसे संभालूंगा? इसलिए नौकरी छोड़ना तो तय था। दूसरी तरफ घर आते ही महिमा ने झाड़ू पोंछा और साफ सफाई शुरू कर दी। वो खुद को एक पल के लिए भी खाली नहीं बैठने देना चाहती थी ताकि वो किसी भी तरह मेरे सामने अपनी अहमियत साबित कर सके। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो मेरे पास आकर मुझसे बात करे। उसे डर था कि कहीं उसकी किसी बात से मेरा मूड फिर से खराब न हो जाए। सच कहूं तो अगर महिमा इसी वक्त मुझसे तलाक मांग लेती तो आगे का मेरा पूरा प्लान धरा का धरा रह जाता। लेकिन बदकिस्मती से उसमें अपने मायके और रिश्तेदारों के तानों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। रिश्तेदारों के तानों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। वो किसी भी हाल में तलाक नहीं चाहती थी और अब मैं ही उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा था। दरअसल उसने अभी अभी न्यूज़ और सोशल मीडिया छान मारा था। अब वो पूरे शहर में बदनाम हो चुकी थी और उस पर ऐसा घिनौना लांछन लग चुका था जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह करने के लिए काफी था। अब महिमा के पास मेरे पीछे छिपकर सांस लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने उस काम में जुटी हुई महिमा को देखा और मेरे चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। मैंने उसे बिल्कुल एक नौकरानी की तरह हुक्म सुनाते हुए कहा, जाओ मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर लाओ। महिमा ने बिना एक पल गंवाए हाथ का काम छोड़ा और तुरंत रसोई की तरफ भाग गई। इस वक्त वो मुझे हर हाल में खुश रखना चाहती थी ताकि मेरे मुंह से तलाक का नाम न निकले। थोड़ी देर बाद वो चाय का कप लेकर आई और उसने मेरे पास वाली टेबल पर रख दिया। उसकी नजर अचानक मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ी तो उसने दबी आवाज में पूछा, सुनिए, क्या आप नौकरी छोड़ रहे हैं? मैंने पलटकर ताना मारा, नौकरी न छोड़ूं तो क्या दोबारा तुम्हारे धोखे का इंतजार करूं? भले ही ये कड़वा ताना था, लेकिन महिमा का दिल ये सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो गया। उसे लगा कि मेरे दिल में उसके लिए अभी भी माफी बाकी है। तभी तो मैंने दोबारा शब्द का इस्तेमाल किया। उसने चहकते हुए पूछा, आप रात के खाने में क्या खाएंगे? मैं आपकी पसंद का कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। मैंने रूखेपन से कहा, कुछ भी बना लो। अपना इस्तीफा पूरा लिखने के बाद मैंने उसे सेंड कर दिया। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि मेरे बॉस का फोन आ गया। उन्होंने कहा, अमित बेटा, मैंने तुम्हारा इस्तीफा देखा। यार, मैंने न्यूज़ में सब देखा है, लेकिन इस वजह से तुम्हें नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे देता हूँ ताकि तुम आराम से अपना तलाक का मामला निपटा सको। मैंने एक नजर रसोई की तरफ घुमाई और फोन पर कहा, सर शुक्रिया, लेकिन मेरा तलाक लेने का कोई इरादा नहीं है। मेरी बात सुनकर दूसरी तरफ बॉस जैसे सन्न रह गए। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे बोले, अरे भाई, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी जैसी काबिलियत है, तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, थोड़ा हिम्मत दिखाओ यार। मैंने शांति से जवाब दिया, सर मेरी अपनी कुछ सोच है, वैसे भी वो मेरा पहला प्यार है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। बस आप मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिए, बाकी बातें फिर कभी होंगी। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। ठीक उसी पल मुझे रसोई से सब्जी कटने की आवाज थोड़ी हल्की और फुर्तीली सुनाई दी। जाहिर है वो सारी बातें मैंने जानबूझकर उसे सुनाने के लिए ही कही थी। इसके बाद मैंने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया और न्यूज़ ऐप्स खोले। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे कल रात वाले कांड की ही खबरें दिखाई देने लगी। मैंने नीचे जाकर कमेंट सेक्शन चेक किया। वहां लोग उन दोनों को बुरी तरह कोस रहे थे और गालियां दे रहे थे। ये देखकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। मैंने बिना कोई भाव दिखाए ऐप बंद किया, मोबाइल को एक तरफ रखा और आंखें बंद करके सोचने लगा। अब नौकरी तो हाथ से जा चुकी थी, तो जाहिर है कि जल्द ही कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा, वरना जेब में जो 1-1.5 लाख रुपए बचे हैं उनसे ज्यादा दिन गुजारा नहीं होने वाला। लेकिन इस बार मैं जो भी नौकरी ढूंढूंगा वो घर के बिल्कुल पास होनी चाहिए ताकि मैं अपनी आंखों के सामने सब कुछ रख सकूं। मैं भी सोच ही रहा था कि महिमा ने मुझे आवाज दी, खाना लग गया है, आ जाइए। खाना खाने के बाद मैं रात का खाना लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। इस बार मैं महिमा को अपने साथ नहीं लाया क्योंकि अब उसे अकेले में थोड़ा वक्त देना जरूरी था। गाड़ी चलाते हुए मैंने कैमरे पर नजर डाली तो देखा कि महिमा सोफे पर अपने घुटनों को समेटकर अकेली बैठी थी। उसके हाथ में मोबाइल था जिसकी हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो साफ तौर पर फोन ही देख रही थी, पर कुछ ही देर में वो अपना सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझ गया कि वो इंटरनेट पर अपने खिलाफ आ रहे वीडियो और गालियां देख रही हैं। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। बस इतनी सी बात पर टूट गई? अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैंने ठंडी सांस ली, फोन बंद किया और पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया। अस्पताल पहुंचकर मैं खाना लेकर सीधे वार्ड में गया और बोला, पापा मम्मी आप लोग पहले खाना खा लीजिए। ससुर जी ने मेरी तरफ देखा और फिर अपनी पत्नी से बोले, भाग्यवान, तुम जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे अमित से अकेले में कुछ बात करनी है। मम्मी जी थोड़ा सा चौंकी, पर फिर बात समझकर खाना टेबल पर रखते हुए बोली, ठीक है, तुम दोनों आराम से बात करो, मैं बाहर बैठती हूँ। इतना कहकर वो वार्ड से बाहर चली गई। ससुर जी ने थोड़ा जोर लगाकर बेड पर सीधे बैठने की कोशिश की और मेरी तरफ देखते हुए बोले, बेटा
क्या तुम मुझे अपने दिल की बात बताओगे? क्या तुम सच में इसे तलाक देने वाले हो? मैं समझ गया कि वो मेरे इरादों को भांपने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे इरादों को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने भी चेहरे पर थोड़ी उलझन और बेबसी ओढ़ ली और जवाब दिया, पापा, सच कहूं तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। महिमा मेरा पहला प्यार है, मैं उसे छोड़ भी नहीं पा रहा। लेकिन उसने जो हरकत की है, उसके बाद उसे माफ कर पाना भी मेरे लिए नामुमकिन है। मैं इस वक्त बहुत बड़ी कश्मकश में हूं पापा। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, वरना इस पागलपन में मेरा दिमाग फट जाएगा। ससुर जी ने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा और बेहद भावुक होकर बोले, बेटा, हम वाकई तुम्हारे गुनहगार हैं। ये सब मेरी ही ढील का नतीजा है जो आज उसने खानदान की नाक कटवा दी। अगर तुम उसे तलाक नहीं देना चाहते तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं उसे ऐसा सुधारूंगा कि वो ताजिंदगी तुम्हारे साए से बाहर कदम नहीं रखेगी। अगर आगे उसने कभी ऐसी हिमाकत दोबारा की तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद उसके दोनों पैर तोड़ दूंगा। मैंने बड़ी श्रद्धा और लाचारी से ससुर जी की तरफ देखा। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर महिमा ने दोबारा कोई गलती की तो वो सच में उसके पैर तोड़कर घर में बिठा देंगे। ससुर जी ने ठंडी सांस ली और बड़े संकोच के साथ पूछा, बेटा, ये जो बदनामी वाली खबर है ये तो अब हर जगह फैल चुकी होगी ना? तो फिर तुम्हारी तुम्हारी नौकरी पर भी कोई आँच आई क्या? मैंने जानबूझकर बात को टालते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अरे पापा, उसकी आप फिक्र मत कीजिए। वैसे भी मैं वो नौकरी काफी समय से बदलना चाहता था। मेरी जो काबिलियत और तजुर्बा है, मैं कहीं भी रहकर अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा। ससुर जी ने भावुक होकर कहा, बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चला हूं, तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कभी भी मेरी किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो संकोच मत करना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। असल में वे पहले से ही मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे, पर आज मैंने जो बड़प्पन दिखाया था उसने उनके दिल को पूरी तरह जीत लिया था। अब उनके दिल में मेरी हैसियत उनकी सगी बेटी से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने उनके हाथ को सहलाते हुए कहा, पापा, आप इस वक्त बस अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए और आराम कीजिए। बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा अपना कोई परिवार नहीं है, मैं एक अनाथ हूं। पर पिछले 1 साल में मैंने आपको और मम्मी जी को ही अपने असली माता पिता की तरह माना है। इस बार मैंने महिमा से तलाक न लेने का फैसला सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मैं उससे अलग नहीं हो पा रहा था, बल्कि इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि मैं आप दोनों को नहीं खोना चाहता था। आप दोनों के साथ रहकर ही मुझे अपनों का और एक परिवार का प्यार मिला है। इतना कहकर मैं तुरंत वहां से मुड़ गया और मैंने पीछे पलटकर ससुर जी की तरफ नहीं देखा। चेहरा देखने की जरूरत भी नहीं थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त वे पश्चाताप और भावुकता से पूरी तरह भर चुके होंगे। क्या पता मन ही मन वे महिमा को 100 गालियां भी दे रहे हों। मैं वार्ड के बाहर आया और मम्मी जी को अंदर ले आया। उन दोनों को खाना खिलाने के बाद मैंने सारा सामान समेटा और जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, मैं फिर से पीछे मुड़ा और कहा, मम्मी जी, आज की रात मैं पापा के पास रुक जाता हूँ। आप बहुत थक गई हैं, आप घर जाकर आराम से सो जाइए। इसके बाद मैं मम्मी जी को अपनी कार में बिठाकर उनकी सोसाइटी ले आया। मैंने गाड़ी का इंजन भी बंद नहीं किया और वहीं से कहा, मम्मी जी, महिमा घर पर ही है, आप ऊपर चली जाइए, मैं वापस अस्पताल के लिए निकल रहा हूँ। मम्मी जी ने दूर जाती हुई मेरी कार को देखा और एक ठंडी सांस ली। वे मन ही मन सोचने लगी कि जब एक बार रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है तो उसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है। पर जो भी है, उनकी बेटी ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब जो हो सो हो, आखिरकार गलती उनकी तरफ से ही हुई है। इसलिए अमित जो कुछ भी करे, उन्हें हर हाल में उसका साथ देना ही होगा। मैं सीधे अस्पताल नहीं गया, बल्कि मैंने अस्पताल के पास ही एक सुरक्षित जगह देखकर कार पार्क कर दी और अपना मोबाइल निकालकर कैमरे का ऐप खोल लिया। स्क्रीन ऑन होते ही मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। मैंने मन ही मन कहा, महिमा, ओ महिमा, अब मैं तुम्हारे बारे में क्या ही कहूं, जरा देखो तो तुमने क्या गुल खिलाया है। तभी स्क्रीन से मेरी सांस की आवाज आई जो घर पहुंच चुकी थी। अमित जैसा हीरा लड़का मिला था, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा? तुमने ये सब गुल खिलाने से पहले एक बार भी उसके बारे में सोचा? क्या तुम्हें मेरा और अपने पिता का जरा सा भी ख्याल आया? तुमने जो ये काला कारनामा किया है, इससे सिर्फ अमित की ही इज्जत मट्टी में नहीं मिली है, बल्कि तुमने जीते जी हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। मुझे अभी से अपने कानों में गांव के लोगों और आस पड़ोस की बातें सुनाई दे रही हैं। वे सब हमारे मुंह पर थूकेंगे और कहेंगे कि देखो कैसा बदनाम खानदान है, अपनी बेटी को जरा भी संस्कार नहीं दिए। महिमा ने अपना सिर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोते हुए गिड़गिड़ाई, मम्मी प्लीज, मुझे और मत मारो, मत डांटो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। कैमरे पर यह सब देखकर मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन कहा, हाँ बिल्कुल सही, इसे इसी तरह कोसते रहो, इसे अकेला छोड़ दो और इसके अंदर के पछतावे की आग को और भड़काओ। जब तक इसे अपनी गलती का एहसास अंदर से नहीं झकझोरेगा, तब तक इसे असली दर्द का पता नहीं चलेगा। अब आगे का तमाशा देखने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने फोन जेब में रखा, गाड़ी स्टार्ट की और अस्पताल की तरफ बढ़ गया। अस्पताल पहुंचकर मैं सीधे लिफ्ट की तरफ गया। मैंने बटन दबाया और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, तभी अचानक एक हाथ बीच में आ गया। एक बेहद सुरीली और मीठी सी आवाज आई, अरे प्लीज 1 सेकंड रुकिए। जैसे ही दरवाजा दोबारा खुला, मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत और प्यारी सी लड़की खड़ी थी। दिखने में वो मुश्किल से 20-22 साल की रही होगी, मुश्किल से 20-22 साल की रही होगी। मैंने बस एक सरसरी नजर उस पर डाली और कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसने मुझसे कहा, सुनिए प्लीज 8वां फ्लोर दबा देंगे, थैंक यू। हालांकि हम दोनों को एक ही मंजिल पर जाना था, पर मुझे इस बात में कोई अजीब या खास बात नहीं लगी। जैसे ही लिफ्ट 8वें फ्लोर पर रुकी, मैं बिना रुके सीधे बाहर निकल आया। सच कहूं तो लिफ्ट में घुसते वक्त उस पर जो एक नजर डाली थी, उसके बाद मैंने दोबारा उस लड़की की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मैं सीधे वार्ड में आ गया। मैंने देखा कि ससुर जी अभी तक जागे हुए थे। मैंने पास जाकर कहा, पापा, आप अभी तक सोए नहीं, काफी रात हो गई है। इतना कहकर मैंने एक स्टूल खींचा और उनके बेड के पास बैठ गया। ससुर जी ने करवट बदलते हुए कहा, बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, घर जाओ और आराम करो। मैंने टेबल पर रखा एक सेब उठाया और उसे चाकू से छीलते हुए कहा, अरे पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं घर चला गया तो मम्मी जी वहां परेशान होने लगेंगी और जिद करके खुद यहाँ आ जाएंगी, इसलिए मेरा यहाँ रुकना ही ठीक है। ससुर जी ने ठंडी सांस ली और बोले, पर बेटा, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा और धीमे से कहा, पापा प्लीज आप उन सब बेकार की बातों के बारे में सोचकर अपना दिल छोटा मत कीजिए, आप जल्दी से सो जाइए, क्योंकि जब तक आप नहीं सोएंगे मैं भी नहीं सो पाऊंगा। मैं कल रात से एक पल के लिए भी नहीं सोया हूं, तो मेरी खातिर ही सही आप आंखें बंद कीजिए और आराम कीजिए। मेरी बात मानकर ससुर जी लेट गए। मैंने आगे बढ़कर उनके ऊपर कंबल ठीक से उड़ाया और फिर वापस बैठकर हाथ में थमा फल छीलने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने अपनी कलाकारी से उस फल को एक खूबसूरत गुलाब की शक्ल दे दी। मैं बस एक टक अपने हाथ में सजे उस गुलाब को देखने लगा। उस फल से मैंने गुलाब को देखने लगा। मैं मन ही मन थोड़ा सा हंसा और फिर उसे बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। प्यार, उसे तो मैं पहले ही अपनी जिंदगी से कचरे की तरह बाहर फेंक चुका था। मुझे अच्छी तरह पता था कि ससुर जी अभी सोए नहीं है और मेरी ये हरकत देख रहे हैं। करीब 1 घंटा बीत गया, पर मेरी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। वैसे ही लाजमी भी था, दुनिया का कोई भी इंसान अगर इस दौर से गुजरेगा तो वो चैन से सो नहीं पाएगा, चाहे वो दिमाग से कितना ही मजबूत क्यों ना हो। मैं दबे पांव बेड के पास से उठा और वार्ड से बाहर आ गया। मोबाइल हाथ में लिए मैं अस्पताल की एक बालकनी की तरफ बढ़ गया। मैंने वहां जाकर एक सिगरेट सुलगाई। सामने फैला वो घना काला अंधेरा बिल्कुल मेरे दिल के जैसा ही था। उस धुएं के बीच अगर कोई मेरी आंखों में झांकता तो उसे साफ दिखता कि मेरी नजरें किसी तेज धार वाले खंजर की तरह नुकीली और जानलेवा हो चुकी थी। सुनिए, यह अस्पताल है, यहाँ सिगरेट पीना मना है। अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आई। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। मेरी आंखों में जो नफरत और कड़वाहट भरी थी वो भी पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। वो लड़की एक पल के लिए मेरा वो खौफनाक चेहरा देखकर सहम गई, पर उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। वो अपनी जगह डटी रही और हिम्मत जुटाकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए रूखे लहजे में कहा, कोई बात नहीं, यहाँ आसपास वैसे भी कोई नहीं है, मैं बस इसे खत्म करके अभी चला जाऊंगा। उसने पलट कर कहा, अच्छा,
तो क्या मैं आपको इंसान नहीं दिखाई दे रही? प्लीज अपनी ये सिगरेट अभी की अभी बुझाइए। उसकी जिद देखकर मेरे पास और कोई चारा नहीं था, सो मैंने सिगरेट फेंक दी। मैं वापस वार्ड में आया, एक नजर सो रहे ससुर जी पर डाली और अपनी उसी आराम कुर्सी पर दोबारा लेटकर आंखें बंद कर ली। अगली सुबह होते ही मम्मी जी अस्पताल पहुंच गई। उन्होंने बिल्कुल अपनी जिद पर अड़कर मुझे लगभग जबरदस्ती वहां से घर जाने के लिए रवाना कर दिया। घर वापस आकर मैं सीधे सोफे पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने आंखें मली और देखा कि महिमा घर के अंदर आ रही थी। उसकी आंखें बुरी तरह सूजी हुई और लाल थीं। मैं समझ गया कि अस्पताल में आज फिर उसकी अच्छी खासी क्लास लगी है। खैर, अच्छा है कि ससुर जी अभी ज्यादा हिलडुल नहीं सकते, वरना आज उसके चेहरे पर थप्पड़ों के कुछ और निशान होते। महिमा को अब भी यही लगता था कि अगर वो किसी तरह ये मुश्किल वक्त काट लेगी तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त उसका दिल पछतावे और खुद के लिए नफरत से भरा हुआ था। वो खुद को कोस रही थी कि वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। उसने एक पल के लालच में आकर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर क्यों लगा दी। लेकिन अगर पछतावे से सब कुछ ठीक हो जाता तो लोग भगवान से कभी बीते वक्त को वापस लाने की दुआ ही क्यों करते। अतीत में की गई गलतियों को सिर्फ एक बार सॉरी या मुझे पछतावा है कहकर मिटाया नहीं जा सकता। जब तक वक्त के पहिए को पीछे न घुमाया जाए तब तक ये दर्द और बदनामी का दाग उसके दिल पर हमेशा के लिए छपा रहेगा। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बेजान कदमों से रसोई की तरफ बढ़ गई। इंसान की फितरत भी अजीब है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब उसे पुरानी अच्छाइयां याद आती हैं, लेकिन जब वो वक्त पास होता है तब उसकी कोई कदर नहीं होती। खैर, वो रोए या तड़पे, मुझे उसके पछतावे से कोई लेना देना नहीं था। माफ करना भगवान का काम है और मेरा काम बस उसे भगवान से मिलाना है। रसोई से आ रही सब्जी कटने की आवाज के बीच अब मेरा सोने का मन नहीं था। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और सीधे अस्पताल के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर मैं लिफ्ट के नीचे आने का इंतजार करने लगा और बिल्कुल शांत खड़ा रहा और चुपचाप लिफ्ट के अंदर चला गया। सच कहूं तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। कल रात वार्ड की उस पतली सी कुर्सी पर टिककर बैठना मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं था। वहां नींद आना नामुमकिन था। हालांकि घर जाकर मैं कुछ देर के लिए लेटा जरूर था, पर वो बस आंखें मूंदना था, गहरी नींद नहीं। इस वक्त मेरा सिर भारी था और मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो रहा था। जैसे ही लिफ्ट मेरे फ्लोर पर रुकी, मैं भीड़ को चीरता हुआ और उबासी लेता हुआ वार्ड की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने गलियारे के मोड़ पर कदम रखा, मैं अचानक किसी से टकरा गया। मैंने नजर उठाई तो देखा कि ये वही लड़की थी जिससे मेरी मुलाकात कल रात बालकनी में हुई थी। उसके चेहरे पर वही चिरपरिचित और प्यारी सी मुस्कान खिली हुई थी। मैं वार्ड के अंदर आया तो ससुर जी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अमित बेटा, अब मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर कह रहे थे कि 2-3 दिनों में छुट्टी मिल जाएगी। अब तुम्हें रोज रोज यहाँ भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ और आराम करो। आगे से खाना भिजवाना हो तो उसे महिमा को बोल देना, वही ले आया करेगी। मैंने हामी भरते हुए कहा, जी पापा, मैं समझ गया। दरअसल आज उसे थोड़ा कुछ काम था, इसलिए वो नहीं आ पाई। जैसे ही वो उधर से फ्री होती है मैं उसी के हाथ खाना भिजवा दिया करूंगा। अस्पताल से बाहर आने के बाद मैं अपनी कार में आकर बैठ गया। मैंने एक सिगरेट सुलगाई और शून्य में ताकने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां जाऊं। उस घर में कदम रखने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था जिसने मुझे जिंदगी भर का ऐसा जहर और बदनामी का दाग दिया था। खैर, जब मैं घूम फिरकर घर पहुंचा तो महिमा अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं सोफे पर लेटा और थोड़ी ही देर में मेरी आंख लग गई। उस काली रात के बाद ये पहली बार था जब मैं इतनी गहरी और सुकून की नींद सोया था। सीधे दोपहर बाद मेरी आंख खुली जब महिमा ने मुझे धीरे से हिलाकर जगाया। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, सुनिए, उठिए, खाना खा लीजिए। मैं अभी भी नींद के खुमार में आधा जागा और आधा सोया हुआ सा था। मैंने अपनी आंखें खोली और महिमा की तरफ देखते हुए कहा, दिन भर इस तरह रोना धोना बंद करो, जरा अपनी आंखें देखो कैसी लाल हो चुकी हैं। तुम जाओ और खुद खाना खा लो। महिमा ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, पर उसके पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए वो चुपचाप मुड़कर बेडरूम से बाहर चली गई। जब उसने खाना तैयार कर लिया तो वो फिर से मेरे पास आई और दबी आवाज में बोली, सुनिए, मुझे आपसे एक बात कहनी है। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर न्यूज थी कि उसके बॉस राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच के बाद उसे कुछ सालों की जेल होना तय है। मैंने उसका फोन हाथ में लिया और उस खबर को देखा। सच कहूं तो मैं थोड़ा हैरान था कि राज इतनी जल्दी सलाखों के पीछे पहुंच गया। मैंने फोन को वापस बेड पर पटका और सीधे महिमा की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या ये सब तुमने किया है? तुमने ही उसके खिलाफ गवाही दी या रिपोर्ट की? महिमा ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, पर उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। मैंने मन ही मन उसकी इस चाल की दाद दी। अब मेरे दिल में उसके लिए सतर्कता और बढ़ गई थी। मानना पड़ेगा कि ये औरत वक्त आने पर अपने पत्ते बहुत अच्छी तरह खेलती है। मेरी उस ठंडी आवाज को सुनकर महिमा और ज्यादा सहम गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि राज से जुड़े किसी भी मामले पर उसे ज्यादा मुंह नहीं खोलना है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें चुपचाप अंजाम दिया जाता है, उनका ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। मैंने उससे सीधे लफ्जों में पूछा, तो फिर अब आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? उसने बेहद सहमे हुए और डरते डरते जवाब दिया, मैं अब आगे कभी घर से बाहर नौकरी करने नहीं जाऊंगी। खाना खत्म करने के बाद मैं महिमा को साथ लेकर कार से अस्पताल के लिए निकल गया। अस्पताल पहुंचते ही मैंने महिमा से कहा कि वो वार्ड में जाकर अपने मम्मी पापा को तैयार करे और मैं खुद डिस्चार्ज के कागजात और बाकी बचे हुए पैसों का भुगतान करने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैंने सारा हिसाब किताब पूरा किया और मुड़ा, मैं अचानक किसी से टकरा गया। लेकिन इस बार गड़बड़ ये हुई कि मेरा हाथ बेहद गलत जगह छू गया था। इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती, मैंने झटके से अपना कदम पीछे खींचा। पहली नजर में मुझे लगा कि ये चेहरा कुछ जाना पहचाना है, पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैंने इसे कहां देखा है। वो लड़की हड़बड़ाकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए 2 कदम पीछे हट गई और झल्लाते हुए बोली, अरे फिर से आप? उसकी आवाज कान में पड़ते ही मेरे दिमाग की बत्ती जली। ये तो वही लड़की थी जिससे मैं 2 दिन पहले गलियारे में टकराया था और जिसने मुझे बालकनी में सिगरेट पीने से टोका था। मैंने तुरंत हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी, आई एम सो सॉरी। सच में मैंने आपको देखा नहीं था। आप अचानक मेरे पीछे आ गई और मुझे मुड़ने का मौका ही नहीं मिला। बेहद माफी चाहता हूँ। ये सुनकर उस लड़की का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। अब पता नहीं वो इस अनचाही टक्कर की वजह से शर्मा रही थी या फिर उसे गुस्सा आ रहा था, या फिर बिना लाइन में लगे आगे आने की वजह से वो झेप गई थी। दरअसल वो नर्स से कुछ पूछने के लिए वहां आई थी, लेकिन किसे पता था कि बात इस तरह बिगड़ जाएगी। वो लड़की शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। उसने झल्लाते हुए मुझे एक जोरदार घूरती हुई नजर से देखा और बिना कुछ कहे पैर पटकते हुए वहां से भाग गई। मैंने कुछ पल उलझन में उसकी पीठ को देखा, पर जब उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया तो मैं भी जबरदस्ती उसके पीछे माफी मांगने नहीं भागा। मैं सीधे काउंटर से हटकर गाड़ी की तरफ चल दिया। जब महिमा अपने मम्मी पापा के साथ नीचे आ रही थी तो उसकी नजर दूर से मुझ पर पड़ी। उसने देखा कि मैं उस लड़की से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। चूंकि वो काफी फासले पर थी, इसलिए उसे हमारी बातें तो सुनाई नहीं दी, पर मेरे होंठ हिलते हुए साफ दिख रहे थे। ठीक इसी पल उसके दिल के अंदर एक अनजाना सा डर और बेचैनी पैदा हो गई। असल में शादी के बाद से वो मेरी अच्छाइयों को बहुत मामूली समझने लगी थी और उसने मेरी खूबियों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। मेरा अच्छा खासा रंग रूप और ये सलीकेदार बर्ताव। मैं अगर आज भी कुंवारा होता या तलाकशुदा भी हो जाऊं तो मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं होने वाली थी। वो समझ गई कि मैं अलग होकर भी अपनी जिंदगी बहुत शानदार तरीके से जी सकता हूं। उसने अपनी इस घबराहट को चेहरे पर नहीं आने दिया और चुपचाप आकर कार में बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसे शहर से बाहर सीधे गांव मायके के रास्ते पर डाल दिया। जैसे ही गाड़ी ने हाईवे पकड़ा, महिमा ने खिड़की से बाहर देखा और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। इस वक्त अगर उसकी जिंदगी में कोई सबसे बड़ा डर था तो वो था वापस अपने गांव जाना। वो बंद आंखों से भी ये देख सकती थी कि वहां के रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग उसे किस नफरत और हिकारत भरी नजरों से देखने वाले हैं। महिमा ने घबराकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ तौर पर एक भीख थी, एक गुजारिश थी कि मैं वहां ज्यादा देर न रुकूं। वो वाकई अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और बुरी तरह डर गई थी। मैंने उसकी सहमी हुई नजर को अनदेखा नहीं किया।
मैं अच्छी तरह जानता था कि किसी को हद से ज्यादा मजबूर करना उल्टा पड़ सकता है। आखिर मरता क्या ना करता। खैर, धूल और गड्ढों से भरे ग्रामीण रास्तों को पार करते हुए हमारी गाड़ी आखिरकार गांव के घर के सामने आकर रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने महिमा की तरफ देखा और कहा, चलो उतरो, मम्मी पापा ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। महिमा ने रोने जैसी शक्ल बनाकर नाम से हिलाया और मिन्नतें करने लगी। वो सचमुच यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती थी। मैंने थोड़ा सख्त होकर कहा, क्या हुआ? अब तुम ये चाहती हो कि इस हालत में मम्मी रसोई में जाकर खुद खाना बनाए? महिमा का रत्ती भर मन नहीं था, पर वो बेहद बेमन से गाड़ी से नीचे उतरी। घर के अंदर पैर रखते ही वो सीधे रसोई में घुस गई और अंदर से खुद को समेट लिया ताकि किसी का सामना न करना पड़े। मैंने चारों तरफ देखा, आंगन और कमरों के फर्श पर धूल जमी हुई थी। मैंने एक कोने से झाड़ू उठाई और साफ सफाई करने लगा। ये देखते ही मम्मी जी झटके से आगे आई और उन्होंने मेरे हाथ से झाड़ू छीनते हुए कहा, अरे अमित बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? इसे यहीं छोड़ दो, मैं अभी थोड़ी देर में खुद सारा घर साफ कर दूंगा। बेड पर बैठे ससुर जी ने भी वहीं से आवाज लगाई, हाँ बेटा, रहने दो, झाड़ू मत लगाओ, ये कच्चा पक्का फर्श है, इस पर टाइल्स तो लगी नहीं है, तुम कितना भी साफ कर लो, यहाँ धूल उड़ती ही रहेगी, इसे साफ करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं पापा, मैं बस ऊपर ऊपर से थोड़ी धूल हटा देता हूँ। इतना कहकर मैंने उनकी बात हंसकर टाल दी और झाड़ू लगाने लगा। भले ही मैंने उनसे कहा था कि मैं बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से सफाई कर रहा हूँ, पर मैंने